हेलो फ्रेंड्स, ये सेल बायोलॉजी क्वेश्चन का 2 वीडियो है। हमने पार्ट 1 वीडियो में 20 क्वेश्चंस देखे थे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 21st क्वेश्चन है, एल शेप क्रोमोसोम आर कॉल्ड। हमें पता है कि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं एंड लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम के डिफरेंट शेप होते हैं। तो लोकेशन ऑफ क्रोमोमियर के अकॉर्डिंग 4 शेप होते हैं क्रोमोसोम के। हम देख लेते हैं उन 4 शेप के बारे में। ये पहला होता है मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक और चौथा होता है टीलोसेंट्रिक। हम इन्हें याद कर सकते हैं। हमें पता है कि वर्किंग डेज हमारा मंडे टू सैटरडे होता है, तो उसी ट्रिक से हम इसे याद कर सकते हैं। एम मंडे टू सैटरडे से एम इज फॉर हो जाएगा हमारा मेटासेंट्रिक एंड SAT से सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। इस ट्रिक के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जब सेंट्रोमियर हमारा एकदम सेंटर पोजीशन पे होगा, दैट इज़ अगर हमारा दोनों आर्म इक्वल साइज़ के होते हैं तो उसे हम मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अगर सेंट्रोमियर हमारा सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा और एक आर्म छोटा और एक आर्म बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों आर्म में, स्लाइटली एक बड़ा होगा और एक स्लाइटली छोटा हो जाएगा, तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। एक्रोसेंट्रिक में यही सेंट्रोमियर कुछ ज़्यादा ही शिफ्ट हो जाएगा पर एकदम टर्मिनल पे नहीं होगा। टीलोसेंट्रिक में एकदम ही टर्मिनल पे हो जाएगा। तो आप इसमें शेप को देख सकते हैं कि टीलोसेंट्रिक में आई शेप आपको दिख रहा होगा। मेटासेंट्रिक में जब एकदम इक्वल पोजीशन पे होता है, बोथ आर्म इक्वल होते हैं, तो ये वी शेप्ड का दिखता है। सब मेटासेंट्रिक में एल शेप्ड का दिखता है एंड एक्रोसेंट्रिक में जे शेप्ड का दिखता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो हमारा था एल शेप्ड के बारे में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22, अ क्रोमोसोम हैविंग सब टर्मिनल सेंट्रोमियर इज कॉल्ड। सब टर्मिनल का मतलब है टर्मिनल से थोड़ा पहले हो, यानी कि 3rd नंबर वाला होगा। और ट्रिक के हिसाब से हमारा मंडे टू सैटरडे में ए वाला आंसर होगा, हेंस ए इज़ द एक्रोसेंट्रिक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इन यूकैरियोटिक सेल द टाइप ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड। हमें पता है कि राइबोसोम 2 तरह का होता है, एक होता है 70S टाइप एंड एक होता है 80S टाइप। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है एंड 80S राइबोसोम यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। जनरली हम यही सुने होते हैं, तो कभी कभी इस क्वेश्चन के आंसर में हम जल्दी में 80S मार्क करके चले आते हैं, पर आंसर 80S नहीं सही है। क्यों? क्योंकि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में, जो कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली होते हैं, उसमें राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। हेंस इसका करेक्ट आंसर 3 होता है, दैट इज 70S एंड 80S बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, हेंस न्यूक्लियस इज ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। Hence nucleus is absent in prokaryotic cell. There the DNA is condensed at central region known as nucleoid. वहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में जो DNA होता है वो सेंट्रल रीजन में कंडेंस्ड होता है और उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि सर्कुलर DNA होता है। इसका दूसरा नाम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी हम इसे बोलते हैं। इंसिपिएंट यानी कि बहुत ही पुराने टाइप का होता है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल जिस प्रकार से पहले आया होगा इवोल्यूशन में, इसलिए इसका नाम इंसिपिएंट DNA भी, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी होता है और इसी रीजन को हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गेनेली ऑफ प्लांट सेल्स सिक्रीट पॉलीसेक्राइड टू मेक सेल वॉल। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था सिक्रीशन फंक्शन होता है गोल्गी बॉडी का, तो यहाँ पे हम बिना सोचे और देर किए गोल्गी बॉडीज़ आंसर करेक्ट कर देंगे। सिक्रीशन हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, एक होता है SER एंड एक होता है RER। SER में राइबोसोम एब्सेंट होता है, RER में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। SER लिपिड का सिंथेसिस करता है एंड RER प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये सिंथेसिस के बाद लिपिड एंड प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, जो कि गोल्गी बॉडी का फंक्शन होता है। गोल्गी बॉडी इस लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है एंड देन उसका पैकेजिंग करके सिक्रीशन करवाता है। हेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही ये फंक्शन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू लिपिड का सिंथेसिस एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा कि स्लीडन एंड स्वॉन ने सेल थ्योरी दिया था। पर सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सेल थ्योरी को फाइनल शेप रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, ये रॉबर्ट नहीं है, रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था। ओके, रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था? क्योंकि स्लीडन एंड स्वॉन ने सेल थ्योरी तो दिया था पर इन्होंने ये नहीं बताया था कि हाउ न्यू सेल्स एराइजेस। तो ये पॉइंट रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया था कि न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ओरिजिनेट होता है, इसलिए उन्होंने एक टर्म भी दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, उन्होंने एक ये लाइन भी दिया था इसके लिए कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से एराइज होते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? रुडोल्फ वर्च्यू का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट पूछा है पर क्वेश्चन का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन या फिर तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में जो मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ का बना होता है। हमें पता है कि कोई भी मेम्ब्रेन हो वो तीन चीज़ का बना होता है, प्रोटीन होता है, उसमें लिपिड होता है एंड प्लस में कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। मैक्सिमम जितने भी सेल मेम्ब्रेन है उसमें से मैक्सिमम में प्रोटीन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आरबीसी से पता किया गया था, आरबीसी के ही थ्रू फर्स्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया था। ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आरबीसी के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो मैक्सिमम प्रोटीन होगा एंड देन लिपिड होगा एंड देन कार्बोहाइड्रेट होगा। प्रोटीन का परसेंटेज होता है 52%, लिपिड का परसेंटेज होता है 40% एंड कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज होता है 8%। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ना प्रेजेंट होके कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड को हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में यूनिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, तो हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन होगा, लिपिड होगा एंड शुगर होगा। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज no, first option is incorrect because here lipid is written 2 times, hence the correct option is not anyone among these 4 options, hence correct option must be protein plus lipid plus में carbohydrate. Okay, this option must be correct. Next question है क्वेश्चन नंबर 29, द सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगेरा इज मेड अप ऑफ। हमें पता है कि स्पाइरोगेरा एक ग्रीन एल्गी है जो कि किंगडम प्लांटी में हम लोगों ने थाइलोफाइटा में इसको देखा था। तो ग्रीन एल्गी है तो हमें पता है कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी किंगडम प्लांटी में हैं, उनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। हेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय। हम लोगों ने सबसे पहला ही क्वेश्चन देखा कि क्रोमोमियर की वजह से सेंट्रोमियर की प्रेजेंस के वजह से शेप ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइंड होता है। सेंट्रोमियर का लोकेशन जहाँ होगा उस हिसाब से डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट मैच, हमें पता है कि न्यूक्लियस में आरएनए का सिंथेसिस होता है, लाइसोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन तो गलत पहले ही मिल गया हमें। लाइसोसोम का फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन रेस्पायरेशन होता है जिसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। साइटोस्केलेटन का फंक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन जो कि सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय। अभी हम लोगों ने देखा कि आरबीसी के थ्रू ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता चला था, आरबीसी के थ्रू ही फर्स्ट टाइम पता चला था। तो सेल स्ट्रक्चर के लिए कई सारे मॉडल दिए गए हैं जिनमें से एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये तो
साइंटिस्ट का नेम का क्वेश्चन है तो आपको याद रखना होगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। द कैरेक्टर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज, हमें पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोट है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक क्या है, प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं उसमें डीएनए तो होता है बट हिस्टोन प्रोटीन उनमें एब्सेंट होता है, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सर्कुलर क्रोमोसोम सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होता है। हेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हेंस ओवरऑल फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सेल वॉल ऑफ सेल इज रिमूव्ड, द रिमेनिंग कॉल्ड। ये क्वेश्चन सेल चैप्टर में तो नहीं दिया है एनसीईआरटी के, पर ये क्वेश्चन क्लास 12th में दिया है, जिसमें एक टॉपिक है प्रोटोप्लास्टिक फ्यूज़न। प्रोटोप्लास्टिक फ्यूज़न, प्रोटोप्लास्टिक फ्यूज़न या फिर तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इस टॉपिक टिश्यू कल्चर टॉपिक में दिया हुआ है। वहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर एक कोई नॉर्मल सेल होता है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें तो रिमेनिंग पार्ट जो होता है, अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है सेल को, उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में क्लास 12th में हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न ऑब्लिक इसी को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो टोमेटो प्लस में अगर हम टोमेटो प्लस में पोटैटो का अगर हम फ्यूज़न करते हैं, दैट इज़ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और प्रोटोप्लास्टिक फ्यूज़न करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग पोमैटो बोलते हैं। ओके, ये क्लास 12th में दिया हुआ है, उसको हम लोग पोमैटो बोलते हैं। ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टिश्यू कल्चर का एक पार्ट है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कि सेल वॉल ऑफ अ सेल इज रिमूव्ड, द रिमेनिंग कॉल्ड, अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो सेल का रिमेनिंग पार्ट को प्रोटोप्लास्ट करते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल होता नहीं, तो एनिमल का सेल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन को आप इजीली याद रख सकते हैं कि कहीं अगर हम हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो हमें एनर्जी नहीं देना होता, पर अगर इसी बॉल को हमें ग्राउंड फ्लोर से किसी हाइट तक फेंकना हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। दैट इज़ ये क्या हो रहा है, अलोंग द ग्रेडियंट है, एंड ये क्या है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट है। तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सेंट्रोमियर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेंट्रोमियर का दूसरा नाम क्या है। क्रोमोसोम में हम लोग फिगर के थ्रू अगर हम देखें तो क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जानना चाहिए, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो रिमेनिंग डीएनए होता है उसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए या फिर तो इसी का दूसरा नाम सैट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ओके, तो सेंट्रोमियर इज कॉल्ड, तो सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होता है, और इसी सेंट्रोमियर के दोनों साइड में एक डिस्क शेप्ड प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर प्रोटीन बोलते हैं, और इसी प्रोटीन के थ्रू सेल डिवीजन के टाइम में स्पिंडल फाइबर जाकर के अटैच्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। राइबोसोम में ऑल्सो कॉल्ड। राइबोसोम, हमें पता है कि राइबोसोम दो चीज़ों का बना होता है, एक होता है आरआरएनए एंड दूसरा होता है प्रोटीन, तो इसलिए इसका दूसरा नाम भी होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ओके, इसका दूसरा नाम होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम को डिस्कवर किया था पैलाडे ने, तो इसलिए इसका दूसरा नाम, एक तीसरा नाम भी है कि पैलाडे पार्टिकल। ओके, एनिमल सेल में राइबोसोम को फर्स्ट टाइम पैलाडे ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका एक थर्ड नेम भी है पैलाडे पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पॉजेस लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट मीनिंग लें तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है। तो हमें पता है कि लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है,
लैमोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। राइबोसोम में ही सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, दैट इज़ एक राइबोसोम में कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। हेंस क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। स्फीरियोसोम में भी हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होता है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होता है, क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही लिपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। लिपिड का एंड प्रोटीन का, मेनली लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39, सेंट्रोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन। सेंट्रोसोम का दूसरा नाम सेंट्रियोल भी है। ये स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इक्वेटर पे जो क्रोमोसोम अरेंज्ड होते हैं उसको पोल तक ले जाने के लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेंट्रियोल होता है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। जनरली प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, पर कुछ जो यंग प्लांट सेल होते हैं, मीन्स जो लोअर प्लांट के होते हैं, जो छोटे प्लांट में होते हैं सेंट्रोसोम, तो वो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। लोअर प्लांट्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड हायर प्लांट में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इज हायर प्लांट and present in lower plant and also present in all animals. Okay, next question, question number 40, the subcellular component can be separated by। तो सब सेलुलर कॉम्पोनेंट मीन्स जो सेलुलर ऑर्गेनेली होते हैं उनको सेपरेट करने की बात कर रहा है, कि जो सेलुलर ऑर्गेनेली होते हैं जैसे राइबोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड हुआ, इन सबको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है एड्जॉर्प्शन। जो सबस्टेंस एड्जॉर्ब हो सकेगा वही का पेपर क्रोमेटोग्राफी पॉसिबल है। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल ही है एड्जॉर्प्शन, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हेंस ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑटो रेडियोग्राफी हमारा किसी बायोमॉलिक्यूल के स्टडी के लिए यूज होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम चार्ज्ड पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए एक निगेटिवली चार्ज्ड बायोमॉलिक्यूल है। हेंस डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स को। ये हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था। हेंस ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू साइज जो ऑर्गेनेली होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं, वो सेंट्रीफ्यूज हो जाते हैं। हेंस ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप क्वेश्चन को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी ऑप्शन लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पता है कि सेल ऑर्गेनेली डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट होता है तो आप डायरेक्ट भी इसको टिक कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड like the video।